Assalamualaikum students, welcome to the lecture of numerical analysis. आज हमारा टॉपिक है लिप्शिट्स कंडीशन एंड ऑयलर्स मेथड. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द लिप्शिट्स कंडीशन कि हमारे पास लिप्शिट्स कंडीशन क्या होती है. Let's start with the definition. A function f t of y satisfy a Lipschitz condition. अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, और वो हमारे पास आर स्केयर के ऊपर डिफाइन है, मतलब सेकंड टू डायमेंशनल हमारे पास वो फंक्शन है जिसमें हमारे पास टी भी एक रियल नंबर है, वाई भी एक रियल नंबर है, देन वी विल से दैट दिस फंक्शन satisfy a Lipschitz condition in y on some domain which is subset of r square. तब इफ देयर एग्जिस्ट एल ग्रेटर देन जीरो, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करे एल, एक पॉजिटिव रियल नंबर, सच दैट कि हमारे पास एफ टी ऑफ वाई माइनस एफ टी ऑफ वाई टू की जो मॉडुलस वैल्यू है इनके डिफरेंस की, दैट मॉडुलस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू द एल टाइम्स द मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू. मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगा, देन वी विल से दैट कि जो फंक्शन है ये लिप्शिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो टी वाई वन और टी वाई टू है, बेसिकली ये हमारे पास उस हमारी डोमेन के अंदर से एग्जिस्ट करने चाहिए जो कि ऑलरेडी हमारे पास टू डायमेंशनल डोमेन है. एंड जो हमारे पास यहाँ पे एल एक कांस्टेंट कंसिडर है, दिस कांस्टेंट इज बेसिकली कॉल्ड द लिप्शिट्स कांस्टेंट. नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें ये शो करवाना है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू टी वाई मॉड. क्या ये हमारे पास लिप्शिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करवाता है? इसमें हमारे पास जो डोमेन है, द डोमेन इज बेसिकली टी फ्रॉम 1 to 2 एंड वाई फ्रॉम -3 to 4. हमें देखना है कि इस डोमेन के अंदर क्या हमारा जो फंक्शन है वो लिप्शिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करवाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. क्योंकि हमें गिवन ये है कि अगर हम इस फंक्शन को लेके एफ टी ऑफ वाई वन माइनस एफ टी ऑफ वाई टू पुट इन करते हैं तो हमारे पास वो आंसर बनेगा टी वाई वन मॉड माइनस टी वाई टू मॉड. जब ये आंसर बनेगा और जब हम उसकी मॉडुलस वैल्यू कंसीडर कर लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हम वहाँ से जो टी है उसको कॉमन ले सकते हैं. जब हम टी मॉडुलस वैल्यू कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा वाई वन मॉड माइनस वाई टू मॉड एंड ओवरऑल मॉड. जब ये हमारे पास मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी, हमें टी के बारे में आइडिया है कि जो हमारे पास टी है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है. तो वी कैन से दैट द ओवरऑल दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स द मॉडुलस वैल्यू ऑफ वाई वन माइनस वाई. तो अगर हम इसको लिप्शिट्स कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो लिप्शिट्स कांस्टेंट है वो हमारे पास बेसिकली 2 आ रहा है. तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो लिप्शिट्स कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. दस फंक्शन एफ टी ऑफ वाई सेटिस्फाई द लिप्शिट्स कंडीशन. नेक्स्ट हमने कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करना है. उन थ्योरम को डिस्कस करने के लिए हमें एक सेट चाहिए होगा, कन्वेक्स सेट. कन्वेक्स सेट आपने पहले भी पढ़ा होगा कन्वेक्स सेट क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं. कहता है कि अ सेट डी इज कन्वेक्स. कोई भी सेट हमारे पास अगर गिवन है तो वो कन्वेक्स होगा इफ फॉर एनी 2 पॉइंट्स. अगर आप उस सेट के अंदर से कोई से भी 2 पॉइंट्स आर्बिट्रेरी पॉइंट्स पिक करें, द इंटायर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बिटवीन देम लाइज इन डी. तो इट मीन्स कि उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट आपके उसी सेट डी के अंदर रहे. देन वी विल से दैट कि आपके पास ये जो सेट है ये बेसिकली एक कन्वेक्स सेट है. ये बिल्कुल इसी तरह से आप इमेजिन करें कि आपके पास एक सेट है, आप इस सेट के अंदर से कोई से 2 पॉइंट पिक कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट हमारे पास पी है, एक पॉइंट हमारे पास क्यू है. ठीक है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट होने चाहिए. अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो भी इसी सेट के अंदर है और ये कंडीशन इस सेट के अंदर पड़े हुए हर 2 एलिमेंट के लिए ट्रू हो, देन वी विल से दैट कि यहाँ पे जो हमारे पास सेट गिवन है ये बेसिकली एक कन्वेक्स सेट है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हमने थॉरोली लेके चलना है एज अ कन्वेक्स सेट. वो ये है कि हमारे पास एक डोमेन हम बना लें जिसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो टी और वाई फॉर्म के अंदर है. ये बेसिकली हमारे पास जो टी होगा वो किसी एक रियल नंबर ए से लेकर बी तक होगा और जो वाई है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी रेंज. तो अगर आप इसको इमेजिन करें तो आप
के पास ये एक स्ट्रिप बनेगी जो कि हमारे पास एक वर्टिकल स्ट्रिप होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो x की वेरिएशन होगी वो a से लेकर b तक होगी और जो y होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास एक कन्वेक्स सेट बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिप्सिस फ्रॉम पार्शियल डेरिवेटिव के पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से भी हम लिप्सिस कंडीशन का जो लिप्सिस कांस्टेंट है वो निकाल सकते हैं। वो किस तरह से? अब हमारे पास एक थ्योरम है, सपोज एफ टी ऑफ वाई इज डिफाइंड ऑन अ कन्वेक्स सेट। अब यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो एक ऐसे सेट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए जो कि बेसिकली हमारा कन्वेक्स सेट हो। अब वो कहता है अगर फंक्शन इस तरह का डिफाइन है और साथ में हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि हमारे पास द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट y, द मॉडुलस वैल्यू ऑफ दैट पार्शियल डेरिवेटिव इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर l। गॉट इट? तो यहाँ पे जो l होगा वो हमारा लिप्सिस कांस्टेंट होगा एंड वी विल से दैट द f satisfy द लिप्सिस कंडीशन इन दैट डोमेन द व्हिच इज ऑलरेडी अ कन्वेक्स सेट। नेक्स्ट हमारे पास अगर वो जो कन्वेक्स सेट हमने लिया है वो जनरलाइज कन्वेक्स सेट था, उस जनरलाइज कन्वेक्स सेट को मैं फिक्स कर दूं और साथ में हम उस पर एक और कंडीशन ऐड अप कर दें, तो उस सूरत में हमारे पास सॉल्यूशन जो बनेगा एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का वो यूनिक हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास जो डोमेन है वो हमारे पास टी है, वो ए से बी तक कोई भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं ए से बी तक, और जो y है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। हमने कन्वेक्स सेट की एग्जांपल में भी देखा था कि ये जो डोमेन हमने यहाँ पे डिफाइन की है ये बेसिकली कन्वेक्स डोमेन है, ठीक है, ये कन्वेक्स सेट है। और आप डिफाइन ये कर दें, जो हमने कहा था एक्स्ट्रा कंडीशन डिफाइन करनी है कि आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है एफ टी ऑफ वाई वो इस डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूस। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं और साथ में हम ये भी प्रूव कर दें कि इफ एफ सेटिस्फाई अ लिप्सिस कंडीशन इन वाई ऑन डी, तीन चीज़ें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास ये जो सेट डी है आपके पास डोमेन के तौर पे यही सेट होना चाहिए। सेकेंडली एफ ऑफ टी वाई जो है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए इस डोमेन के ऊपर। थर्डली जो है वो जो एफ है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए, तो जो उस सूरत में देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP, इस तरह की जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिसकी हमें इनिशियली वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो, तो इस तरह की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन बनेगा, एक तो वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और दूसरा वो जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। कब? जब हमारे पास फॉर टी फ्रॉम ए टू बी, कि हमारे पास उसका जो सोल्यूशन बनेगा वो वाई ऑफ टी टाइप का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो मीन्स कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई, तो मुझे एक ऐसा फंक्शन निकालना है y ऑफ t का जिसका डेरिवेटिव बेसिकली y प्राइम ऑफ t एफ ऑफ टी वाई के इक्वल है। तो उसका मतलब मुझे हुआ है कि मुझे y ऑफ t फाइंड आउट करना है। तो वो कहता है इसका जो सोल्यूशन बनेगा y ऑफ t वो बेसिकली हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन। अब लेट्स सी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं y प्राइम इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन टी ऑफ y, 1 प्लस टी साइन टी ऑफ y, और यहाँ पे जो t की वेरिएशन है वो 0 से लेकर 2 तक है और अगेन जो y है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। इनिशियल कंडीशन ये गिवन है दैट y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें प्रूव ये करना है कि हमारे पास ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इट दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जो फंक्शन है ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे एफ टी ऑफ वाई जो फंक्शन गिवन है 1 प्लस टी साइन ऑफ टी वाई, ये बेसिकली हमारे पास यू कैन से दैट कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन की फॉर्म के अंदर वो हमारे पास पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो एफ टी ऑफ वाई एक फंक्शन गिवन है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। अगर वह कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और साथ में हम देखें कि इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की दोनों मीन वैल्यू प्रॉब्लम की हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो जब मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम हमें ये क्या कहता है कि हमारे पास आपको एक थर्ड पॉइंट मिलेगा एक्स वाई। वो थर्ड पॉइंट किस तरह का होगा? वो आपकी डोमेन के इन बिटवीन एग्जिस्ट करेगा कि आपके पास दैट
xi is basically equals to, you can say that ft y of 2 minus ft y1 over y2 minus 1 is equals to partial ft xi of partial y। मीन्स कि हमारे पास जब आपने y की डोमेन ली है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, वही हमारा वेरिएबल है ना मेन, तो वो कहता है कि आपको उस माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान y की एक वैल्यू मिलेगी xi, कि उस xi पे बनने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव is basically equals to ft y2 minus ft y1 over y2 minus y1 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फंक्शन में एफ टी ऑफ एक्साई और पार्शल मतलब कि एफ टी ऑफ एक्साई का पार्शल डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमें यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल एफ टी ऑफ एक्साई मिलेगा 1 प्लस टी साइन टी ऑफ एक्साई। जब आप इसका पार्शल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, उसके बाद उसमें एक्साई पुट इन कर देंगे तो हमारे पास बनेगा, इसका पार्शल डेरिवेटिव बनेगा टी स्क्वायर कॉज ऑफ टी वाई को। जब आप उसमें एक्साई पुट करेंगे तो बन जाएगा टी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्साई टी। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इससे ये करूं कि हमारे पास ये बनेगा एफ टी ऑफ वाई टू, मैं दोनों साइड में मॉडुलस ले लूं और वाई टू माइनस वाई वन टर्म को दे जाएगा मल्टीप्लाई करवाते, ये बन जाएगा एफ टी ऑफ वाई टू माइनस एफ टी ऑफ वाई वन मॉड इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इंटू मॉड ऑफ टी स्क्वायर कॉज ऑफ एक्साई। अब कॉस के बारे में हमें आइडिया है कि कॉस की जो हमारे पास वेरिएशन है वो 1 से लेकर -1 तक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस एक्साई ऑफ टी जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा वो देगा 1। ठीक है, और सिमिलरली जो हमारे पास टी की वेरिएशन है वो 0 से लेकर 2 तक है, और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी स्क्वायर हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा वो 4 देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस ओवरऑल टर्म इज लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन। तो अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे लिप्शिट्ज़ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दो चीज़ें सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फंक्शन हमने लिया है एफ टी ऑफ वाई वो कॉन्टिन्यूस भी है, और सेकंड ऑफ ऑल कि हमारे पास लिप्शिट्ज़ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है विद द लिप्शिट्ज़ कांस्टेंट फॉर। थर्डली अगर आप चेक करें तो हम यहाँ पे जो डोमेन कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे जो टी है वो 0 से लेकर 2 तक है, जो वाई है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो ये जो डोमेन है ये हमारे पास एक कन्वेक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बाय यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम हम कह सकते हैं कि दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड थ्योरम अप्लाइज। सेकेंडली हमारे पास एक डेफिनेशन है वेल पोज्ड प्रॉब्लम, कि हमारे पास वेल पोज्ड प्रॉब्लम क्या होती है। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। आप इमेजिन करें कि हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y प्राइम इज इक्वल्स टू एफ टी ऑफ y, और इसमें जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ a इज इक्वल्स टू अल्फा, हम कहेंगे दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज वेल पोज्ड। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास वेल पोज्ड है कब? इफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। गॉट इट? सेकेंडली देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 एंड k ग्रेटर देन 0। हमारे पास दो ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर्स एग्जिस्ट करें सच दैट कि हमारे पास जब 0 लेस देन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन नॉट 2 हो, कि हमारे पास एक नया नंबर एग्जिस्ट करे एप्सिलॉन जो कि 0 और एप्सिलॉन नॉट के इन बिटवीन एग्जिस्ट करता है। और इस रियल नंबर के लिए व्हेन एवर जो डेल्टा टी एक फंक्शन एग्जिस्ट करे वो एक कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, और उस डेल्टा ऑफ टी का जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी। और दूसरी सूरत में हमारे पास एक नया नंबर एग्जिस्ट करे डेल्टा नॉट, जो डेल्टा नॉट है वो भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन हो। तो इस सूरत में जो नई बनने वाली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, द न्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? दैट z प्राइम इज इक्वल टू एफ टी ऑफ z प्लस डेल्टा ऑफ t,
और इसमें हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन गिवन है z ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा ऑफ डेल्टा नॉट। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आल्सो हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। वो जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो यूनिक सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करे, और वो जो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और जो हमारे पास प्रीवियसली हमारे पास पेरेंटल तौर पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी उसका जो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, दोनों का जो डिफरेंस आ जाए दैट डिफरेंस शुड बी लेस देन के टाइम्स एप्सिलॉन, और ये चीज़ एग्जिस्ट करे हमारे पास हर टी के लिए जो ए बी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में समझाऊं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम उस वक्त वेल पोज्ड हम होगी कि अगर हमारे पास जो उसकी इनिशियल कंडीशन वैल्यू की हमारे पास गिवन है, हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन थी ना, जो स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन थी, अगर मैं इसकी इनिशियल कंडीशन में कोई चीज़ ऐड करूं या इसमें कोई चीज़ हम चेंज करें, माइनर से चेंज करें, तो उस माइनर से चेंज से हमारे पास वो जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में भी हमारे पास वही माइनर चेंज हमें नजर आए। इस तरह की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम वेल पोज्ड प्रॉब्लम की, मतलब ऐसा ना हो कि इनिशियल कंडीशन को हम थोड़ा सा चेंज करें तो उससे जो हमारे पास उसका सॉल्यूशन बने उस सॉल्यूशन में हमारे पास अब्रप्टली बहुत बड़ा चेंज आ जाए। इस तरह की प्रॉब्लम को हम वेल पोज्ड प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। ठीक है, वेल पोज्ड प्रॉब्लम ऐसी होगी कि अगर उसकी इनिशियल कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी जाए तो उस इनिशियल कंडीशन को चेंज करने से हमारे पास वो जो नई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बने उस नई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो वो चेंज कितना होना चाहिए, दैट चेंज शुड बी लेस देन के टाइम्स एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है जो इम्पोर्टेंट है याद रखने की वो ये है कि न्यूमेरिकल मेथड्स सॉल्व पर्टर्बेटेड प्रॉब्लम। पर्टर्बेटेड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि जिनमें हमारे पास कुछ एरर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक तो हमारे पास आइडियल सी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती हैं कि जिनका हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है जिनमें कुछ ना कुछ एरर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स सॉल्व पर्टर्बेटेड प्रॉब्लम्स ड्यू टू राउंड ऑफ एरर्स। ठीक है, अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो सिर्फ इसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं जिनमें कुछ ना कुछ राउंड ऑफ एरर होता है, जो हमारे पास पर्टर्बेटेड प्रॉब्लम होती है। इफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज नॉट वेल पोज्ड, अगर जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो वेल पोज्ड ना हो, ठीक है, मतलब कि जिस तरह की हमने भी कंडीशन पढ़ी है उस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करवाए, तो उस सूरत में न्यूमेरिकल मेथड्स जो होंगे उनको लगाना हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, अगर वो वेल पोज ही नहीं है, हम उसकी जो कंडीशन है जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन से थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो अब्रप्टली बहुत चेंज कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सूरत में जो हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स होंगे उनसे कोई हमें बहुत अच्छा सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनको लगाना हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी, ये तो हमारे पास वेल पोज की कंडीशन होगी, सॉरी वेल पोज प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि हमने कैसे चेक करना है कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये वेल पोज है या नहीं। उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम हमें अगेन ये कहता है कि आपके पास एक डोमेन मिल जाए, डोमेन इज बेसिकली इसमें हमारे पास y और t गिवन हो, जो t है वो हमारे पास a से लेकर b तक है और जो y है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। और अगर इसमें हमारे पास इफ t इफ f जो फंक्शन गिवन है उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में इफ f इज कॉन्टिन्यूस एंड सेटिस्फाई लिप्शिट्ज़ कंडीशन इन y ऑन d, तो अगर हमारे पास ये डोमेन हो और अगेन वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और वो लिप्शिट्ज़ कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए, तो उस सूरत में हमारे पास द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो इस तरह की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनेगी दैट dy ऑफ dt यू कैन से दैट द y प्राइम इज बेसिकली इक्वल टू एफ टी ऑफ y। तो ये जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन होगी, दिस इनिशियल कंडीशन इज वेल पोज्ड। तो इस तरह की इनिशियल कंडीशन को बेसिकली हम वेल पोज्ड कहते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। हमें प्रूव ये करना है कि ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये बेसिकली, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस, जो हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है कि हमारे पास फंक्शन है y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है।
और जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होते हैं। सेकेंडली चेक करते हैं कि क्या ये लिप्शिट्ज़ कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। लिप्शिट्ज़ कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के दो वे हैं, एक हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव से था और एक हमारे पास डायरेक्टली वे है। हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वाला वे यूज़ करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y माइनस टी स्क्वायर प्लस वाई ओवर एट वाई, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमें डायरेक्टली नजर आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव बनेगा वन, तो वन की जो मॉडुलस वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास वन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लिप्शिट्ज़ कांस्टेंट है वो हमारे पास वन है। तो इसका मतलब है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, वो लिप्शिट्ज़ कंडीशन को सेटिस्फाई भी करवा रहा है, और उसमें हमारे पास जो डोमेन है वो भी हमारे पास उसी तरह की डोमेन है कि जो टी है वो 0 से लेकर 2 तक है, और जो y है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये बेसिकली हमारे पास एक वेल पोज्ड प्रॉब्लम। सेकेंडली हमने देखना ये है कि आइलर मेथड क्या होता है, कि किस तरह से एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ गई है। अभी तक तो हमने देखा ना कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमने किसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाला, ठीक है। वो वेल पोज्ड है, वो वेल पोज्ड नहीं है, उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तक हम यही देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है जो कि किसी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली सॉल्व करता है, दिस इज बेसिकली द आइलर मेथड। अब इसकी हमारे पास डेरिवेशन क्या है, हमने आइलर मेथड में करना क्या है, तो हम उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी कि वो कहता है कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व। अगेन इसमें जो y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई, जो t की वेरिएशन है वो a से लेकर b तक है, जो y है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है, और उसकी जो इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ a वो हमारे पास अल्फा की इक्वल आ रही है। अब हम इसके अंदर कुछ n पॉइंट्स पिक करेंगे। n पॉइंट किस तरह के होंगे, t0, t1, t2 सो ऑन tn माइनस वन, ठीक है। और हर पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली हमारे पास एच होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी नॉट होगा वो हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा, और जो हमारे पास लास्ट पॉइंट टी एन माइनस वन होगा वो बेसिकली हमारे पास बी के इक्वल आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास एन पॉइंट्स हो जाएंगे। इसको हम इस तरह से सकते हैं कि जो हमारे पास नोड्स या मेश पॉइंट्स हैं, टी आई इज बेसिकली इक्वल टू ए प्लस आई एच। इसमें आप आई की वेरिएशन करते रहेंगे, आपको वो टी आई पॉइंट मिल जाएंगे। और जो एच है वो बेसिकली हमारे पास टोटल पॉइंट्स, टोटल जो हमारे पास बी से ए के दरमियान डिस्टेंस है उसको मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास एच आ जाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास जो एच होगा वो बेसिकली हर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होगा और वो इक्वल डिस्टेंस होगा। अब अगर मैं यहाँ पे टेलर थ्योरम यूज करूँ और हम वाई टी आई प्लस वन को एक्सपेंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं वाई टी आई प्लस वन इज बेसिकली इक्वल टू वाई टी आई प्लस एच, वाई प्राइम ऑफ टी आई प्लस एच स्क्वायर ओवर टू वाई डबल प्राइम ऑफ एक्साई आई। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्साई आई होगा वो obvious सी बात है हमारे पास टी आई और टी आई प्लस वन के इन बिटवीन लाई कर रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे जो एच है obvious सी बात है कि वो हमारे पास टी आई प्लस वन और टी आई के दरमियान डिस्टेंस होगा, मतलब हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो कंसेक्टिव डिस्टेंस है वो होगा। ओके, जो ये टेलर थ्योरम को यूज़ करते हैं हम इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर गिवन है दैट y प्राइम इज बेसिकली इक्वल्स टू f ऑफ टी वाई। तो इसका मतलब है y प्राइम ऑफ टी आई इज बेसिकली इक्वल्स टू f ऑफ टी आई एंड y ऑफ टी आई। तो उसकी जगह y प्राइम की जगह मैं f की फॉर्म के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास y ऑफ टी आई प्लस वन इज बेसिकली इक्वल्स टू y ऑफ टी आई प्लस एच f ऑफ टी आई y ऑफ टी आई प्लस एच स्क्वायर ओवर टू वाई डबल प्राइम ऑफ एक्साई आई। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्साई वाली टर्म है वो हमारा एरर है और बाकी जो टर्म्स बच जाएंगी वो बेसिकली हमारी अप्रोक्सीमेशन होगी बाय यूजिंग द आइलर्स मेथड। तो अब डिलीटिंग द रिमाइंडर टर्म्स, ये बेसिकली हमारे पास जो एक्साई आई वाली है वो हमारी एरर टर्म, हमारी रिमाइंडर टर्म्स हैं। हमारे पास आइलर मेथड क्या है, तो आइलर मेथड में हमारे पास जो फर्स्ट उसका इनिशियल गेस होगा, ठीक है, सबसे पहले हम इनिशियल गेस चाहिए होगा उसको मैं कहूँगा वाई नॉट, और जो वाई नॉट होगा वो कहाँ से आएगा, वो हमारी जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसी की इक्वल आएगा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वाई नॉट होगा या जो कहते हैं सॉरी डब्ल्यू नॉट होगा वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा अल्फा के इक्वल, ठीक है। और जो इसके बाद आने वाले गैस होंगे
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मैं उसको जनरलाइज लिखूँ तो WI+1 जो होगा वो यहाँ से आ जाएगा। वो WI+1 क्या होगा हमारे पास, इसको मैं y की वैल्यू एट TI+1 को मैं WI+1 कहूँगा, तो WI+1 इज बेसिकली इक्वल्स टू WI प्लस एज एफ ऑफ TI इसका मतलब ये होगा हमारे पास बन जाएगा WI+1 इज इक्वल्स टू WI प्लस एज एफ ऑफ TI तो ये बेसिकली हमारे पास आइलर मेथड का फॉर्मूला है जो हमने फर्दर एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हम आइलर मेथड में करते क्या। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन थी, ठीक है। उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को थी हमारे पास y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई एंड y ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। इसका जो सोल्यूशन बना y ऑफ t, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो t की कंडीशन थी वो a से लेकर b तक थी। जब हमने उस y ऑफ t का t की वैल्यू a से लेकर b तक ग्राफ जनरेट किया, आप इमेजिन करें कि ये हमारे पास ग्राफ बना उसका, ये जो यहाँ पे बिलो में नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि हमारे पास जो आइलर मेथड है वो इसको किस तरह से अप्रोक्सीमेट करता है। हमें आइलर मेथड में इनिशियल गैस तो गिवन है कि हमारे पास जो इनिशियल गैस है y0 वो हमारे पास अल्फा के इक्वल है, ठीक है। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेके चलें तो हमारे पास जो सेकंड गैस आएगा वो T1 पे आ जाएगा, ठीक है। उसको हम कहेंगे WT1, ठीक है। तो जब हमारे पास सेकंड गैस आ जाएगा W1 या WT1 तो वो हमारे पास बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट गैस था जो कि एल हमारे पास ए पे वैल्यू आ रही थी, वो अल्फा ही आ रही थी। सेकंड जब हमने T1 पे अगले नोड पे वैल्यू निकाली तो फॉर एग्जांपल वो हमारे पास W1 आ गई। अब जो फर्स्ट पॉइंट था वो आ गया हमारे पास ए अल्फा और सेकंड पॉइंट आ गया T1 W1। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली में स्ट्रेट लाइन जो होगी वो हम ड्रॉ करते हैं। तो अभी तक जितनी हमारी हमने अप्रोक्सीमेशन की है बाय यूजिंग द आइलर मेथड, ये हमारा फंक्शन था। इस फंक्शन को हमें अप्रोक्सीमेट करना था। हमें हमें जो अभी तक अप्रोक्सीमेशन मिली है वो एक स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। अब हमें बड़े अच्छे से नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन और ये जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन है उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। ये स्ट्रेट लाइन है, वो हमारे पास एक कर्व है। अब इसका मतलब हुआ कि मुझे इसकी अप्रोक्सीमेशन जो है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब अप्रोक्सीमेशन हम किस तरह से एक्सटेंड करेंगे, अब अगली मैं T2 के ऊपर भी आइलर मेथड से उसकी अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा। जब हम T2 से उसकी अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो अगेन हमारे पास वो कोई पॉइंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल T2 पे हमने अप्रोक्सीमेशन निकाली, वो W2 आ गई। अब हम जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था सेकंड पॉइंट था T1 W1, उससे और T2 W2 के दरमियान जो पॉइंट है उन दोनों को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें। इसी तरह हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट बी तक। तो उससे हमें कुछ पैचेस मिलेंगे स्ट्रेट लाइंस के। हम उन पैचेस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरह को ब्लैक एक ग्राफ ड्रा होगा। तो अब ज़रा देखें कि हमारे पास ये जो एक्चुअल ग्राफ है जो कि ब्लू में आपको नज़र आ रहा है और जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड ग्राफ है, ये कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक एक दूसरे से मैचअप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लैक में आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ है जो कि आइलर मेथड से हमने अप्रोक्सीमेट किया है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि हमारे पास स्टार्टिंग में आइलर मेथड तो हमें कम एरर दे रहा था। स्टार्टिंग में हम देखें कि हमारे ब्लैक ग्राफ में और जो हमारे पास ब्लू ग्राफ है जो कि एक्चुअल ग्राफ है उसके दरमियान जो डिस्टेंस था वो कम था। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है, हमारा एरर जो है वो बड़े से बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आइलर मेथड जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए तो ठीक है, लेकिन जब से हमारे पास वैल्यू एक्सटेंड करेंगी तो आइलर मेथड भी बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन नहीं देगा। ये चीज़ हमें आगे एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है y प्राइम जो कि इनिशियल वैल्यू है, प्रॉब्लम है y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे जो t की वेरिएशन है वो 0 से लेकर 2 तक है और जो y है चूंकि उसको मैं लिख नहीं रहा, इसके मतलब उसका हमारे पास ऑब्वियस है कि y जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है वो ये है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हर दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली हमारे पास 0.5 ही है। अब हमें कहा जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल इस पूरी की पूरी t की वेरिएशन तक हमें पूरे के पूरे t की वैल्यू चाहिए हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे
t इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू गिवन है, मतलब मुझे आगे आगे h इज इक्वल टू h को 0.5 करूँ तो आगे हमारे पास जो t नॉट है वो 0 है तो t1 0.5 आ जाएगा, जो t2 होगा वो 1 हो जाएगा, तो t3 जो होगा वो 1.5 हो जाएगा और जो t4 होगा वो हमारे पास यू कैन से दैट 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2 तक इस फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है सोल्यूशन के अंदर हमें एग्जैक्टली गिवन है जो हमारा वाई नॉट होता है वो हमारी इनिशियल कंडीशन ही होती है और यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है वो 0.5 की इक्वल है तो वाई नॉट जो होगा वो 0.5 की इक्वल ही आ जाएगा। सेकेंडली हमारे पास ये होगा कि हमें ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस एच एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, ठीक है। ये हमारे पास टी की वेरिएशन से अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास टी की वैल्यू 0 थी, हमने उसके लिए निकाली। अब हम टी की वैल्यू जब हमारे पास 0.5 बनेगी, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास W1 आ जाएगा और W1 का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस सूरत में हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो जब हम उसका निकालेंगे तो हमारे पास जो ये जो W1 है ये बेसिकली आप इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं, W1 इज बेसिकली इक्वल टू y ऑफ 1 सॉरी y ऑफ 0.5 वैल्यू, ठीक है। तो y ऑफ 0.5 पे मैं वैल्यू जब फाइंड आउट करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.2। इसी तरह जब हम W2 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास अगेन वही फार्मूला यूज होगा, तो W2 का जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.25, ठीक है। इसी तरह हमारे पास W3 का हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो W3 इज बेसिकली द अप्रोक्सीमेटेड आंसर ऑफ y ऑफ 1.5, तो वो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.375। इसी तरह हम W4 की वैल्यू निकालें तो W4 इज बेसिकली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द y, द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ द y एट 2। तो हमें सारी की सारी हमने 0 से स्टार्ट किया, अगला पॉइंट हमारे पास 0.5 आ गया, ये 0.5 पे अप्रोक्सीमेशन है। 0.5 के बाद अगर हमें एज को 0.5 हमारे पास है ना तो 0.5 की डिस्टेंस के साथ अगला पॉइंट 1 आएगा, तो इसके बाद अगला पॉइंट 1.5 होगा, जो लास्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 पे जो हमारे पास फंक्शन अप्रोक्सीमेशन दे रहा है वो दे रहा है हमें 4.4375, तो इट मींस y ऑफ 2 is approximately equals to 4.4375। अब ये बेसिकली हमारे पास आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस तरह से आपने कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व आउट। अब ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जब आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो आपकी जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन था और जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है आपने आइलैंड मेथड से, उसके दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ना। जो डिफरेंस आएगा उसका बेसिकली हम कहेंगे एरर, और अगर मुझे एरर बाउंड फाइंड आउट करनी हो तो आइलैंड मेथड हमें फार्मूला देता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एरर बाउंड्स और आइलैंड मेथड्स के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, वो थ्योरम से हमारे पास बेसिकली एक बाउंड का फार्मूला निकल के आएगा। तो थ्योरम हमारे पास क्या है कि सपोज करें एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड लिप्सिस विद कांस्टेंट एल, और वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, उसमें जो लिप्सिस कांस्टेंट है वो हमारे पास एल है। और दूसरी सूरत में हमारे पास जो यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन है उसमें जो हमारे पास टी है अगेन वो ए से लेकर बी तक है, और जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। अब साथ में हम इमेजिन करें कि इस फंक्शन का जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी, उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन बनेगा अगर उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है दैट्स मॉडुलस ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर m, किसी पॉजिटिव नंबर m से वो स्मॉल हो फॉर ऑल t बिलोंग्स टू ए बी, तो और उस सूरत में हमारे पास जो WI है आप इमेजिन कर लीजिएगा कि वो हमारे पास आइलर अप्रोक्सीमेशन है। तो इस सूरत में हमारे पास y ऑफ TI जो कि बेसिकली हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, तो जो WI जो कि बेसिकली आइलर मेथड से आने वाली अप्रोक्सीमेशन है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली हमारा एरर होगा। तो ये जो एरर होगा दिस एरर इज बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू h टाइम्स m ओवर 2l। यहाँ पे जो h है ये बेसिकली हमारे पास जो उनके दरमियान कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा, m जो है वो हमारे पास बेसिकली y डबल प्राइम की अपर बाउंड है, जो हमारे पास यहाँ पे एल है वो बेसिकली हमारे पास लिप्सिस कांस्टेंट है, और अगेन यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एल इंटू टी आई बेसिकली वो होगा कि जिस पॉइंट पे हम वो एरर बाउंड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब ये पूरे के पूरे
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की एक एरर बाउंड नहीं आएगी, इसके लिए हमारे पास हर पॉइंट पे अलग से एरर बाउंड बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास की एरर बाउंड आ जाएगी। उसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो ए है ये बेसिकली हमारे पास इनिशियल वैल्यू है टी की और -1 हो जाएगा। ठीक है, दिस मेथड विल गिव द एरर बाउंड फॉर आयर्स मेथड। हम एग्जांपल करते हैं, प्रॉब्लम हमारे पास अगेन वही गिवन है जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की प्रॉब्लम की थी। अब इसमें चेंजिंग सिर्फ ये है कि हमारे पास एच की जो वैल्यू है वो 0.2 हो गई। ठीक है, अब एच की वैल्यू 0.2 है तो इसका मतलब है मैंने 0 से स्टार्ट करना है। अगर इसको मैंने यूजिंग आइलर मेथड से अप्रोक्सीमेट करना हो तो जब मैं इसको 0 से स्टार्ट करूंगा तो अगला पॉइंट 0.2 आएगा, फिर 0.4 आएगा, फिर 0.6 आएगा और 100 और इसी तरह चलते चलते हमने 2 की तरफ जाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी एरर बाउंड यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। सोल्यूशन पे हम चलें, सबसे पहले हमें गिवन है कि अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास 1 आ रहा है, हमने पहले भी चेक किया था। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लिप्शिस कांस्टेंट है वो हमारे पास L की वैल्यू आ गई है, वो 1 आ गई है। ठीक है, और अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूं तो इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास y ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस 1 स्क्वायर माइनस 0.5 ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। जब ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है तो अगर मैं इस एग्जैक्ट सोल्यूशन का डबल डेरिवेटिव लूँ तो हमें नजर आ रहा है कि इसका डबल डेरिवेटिव बनेगा y डबल प्राइम इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 एक्सपोनेंशियल ऑफ t, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसके डबल डेरिवेटिव के मॉडुलस की ओवर टी फ्रॉम 0 to 2, तो हमारे पास बनेगी 0.5। हमें पता है कि ये वाला जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव हमें मैक्सिमम वैल्यू तब देगा जब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो है उस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास आ रही है, जो मॉडुलस थी ना, तो हम इसमें अगर मैं मॉडुलस में इसको चेंज करूँ माइंड में रखिएगा, ये 2 माइनस 0.5 एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, जब हमने इसकी मॉडुलस वैल्यू तो इसकी मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी। अब उसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो उससे मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास बन जाएगा 0.5 एक्सपोनेंशियल ऑफ टी माइनस 2। तो अब हमारे पास फंक्शन ये गिवन है 0.5 एक्सपोनेंशियल ऑफ टी माइनस 2। तो हमें नजर ये आ रहा है कि ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब उसमें हमारे पास जो टी है वो मैक्सिमम होगा, और टी की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारे पास की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी 0.5 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 माइनस 2। नाउ लुक एट दिस, अब अगर ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के एम भी हमारे पास आ गया है, एल भी आ गया है, एच की वैल्यू 0.2 है, सारी की सारी वैल्यूज उठा के हम जो हमारे पास एरर बाउंड का फार्मूला था ये वाला, इस एरर बाउंड के फार्मूला में हम पुट इन करते हैं तो हमारे पास जो जनरलाइज फार्मूला जो बनता है वो बनता है वाई आई माइनस डब्ल्यू आई इज लेस देन इक्वल टू 0.5 ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे हम टी आई की वैल्यूज पुट इन करते रहेंगे तो हमारे पास हर पॉइंट के लिए उसकी जो एरर बाउंड है वो आती रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे टी आई की जगह 0.2 पुट इन करें, जीरो हम नहीं पुट कर सकते, जीरो इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास जीरो की जो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, और जो जीरो पे एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो सेम है। हमने स्टार्ट में ये इमेजिन किया था ना कि जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन की, वो उसी को हमने इमेजिन कर लिया था हमारी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल गैस। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके दरमियान तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ तो वहाँ भी एरर बाउंड हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो उसके अगला जो पॉइंट होगा जीरो के बाद एच इज इक्वल टू 0.2 के लिए, तो हमारे पास अगला पॉइंट आ जाएगा 0.2, फिर 0.4, फिर 0.6। इसलिए मतलब ये हुआ कि 0.2 से लेकर 2 तक हमारे पास हर पॉइंट की हमारे पास इनिशियल जो सॉरी हमारे पास जो एरर बाउंड है वो आ सकती है। तो इसके इसलिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हम यहाँ पे टी आई की जगह 0.2 कंसिडर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वाई माइनस वाई वन माइनस डब्ल्यू वन। उसमें हमारे पास जो एक्चुअल एरर आ रहा था, ठीक है, वो हमारे पास जो कि हमारे पास आपको देखे ना, आपको एक्चुअल इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी तो मिल गया है ना। तो अगर आप वहाँ से जो W1 आपने निकाला और वाई टी निकाला, आप उसको आपस में माइनस करेंगे तो वहाँ से एक्चुअल एरर आ जाएगा, और इसी तरह आप यहाँ से निकालेंगे तो एरर बाउंड आ जाएगा। आप चेक कर रहे हैं कि जो एक्चुअल एरर है वो बेसिकली हमारे पास 0.2 के लिए वो 0.0001 आ रहा है, और जो उसकी एरर बाउंड है वो 0.03752 आ रही है। अब जरा ये मेजर की जगह ये बात माइंड में रखिएगा कि हमारे पास जो एरर बाउंड आएगी वो हमेशा एक्चुअल एरर से बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो एरर बाउंड का मतलब ये होता है कि आपका जो एरर है उसकी मैक्सिमम हद ये है। ठीक है, जो एरर बाउंड होगी वो हमेशा एक्चुअल एरर से बड़ी होगी, उसके मैक्सिमम उसके इक्वल आ सकते हैं, उससे स्मॉल नहीं हो सकती। ठीक है,
अब हमारे पास 0.2 के लिए एक्चुअल एरर ये गिवन है, इसी तरह एरर बाउंड ये है, इसी तरह हमने हर पॉइंट्स के लिए यहाँ पे पॉइंट्स लेके उसके एक्चुअल एरर भी फाइंड आउट किए हैं और उसकी एरर बाउंड भी फाइंड आउट की है। अगेन बात वही याद रखने की है कि हमारे पास जैसे जैसे पॉइंट्स आगे बढ़ रहे हैं, आप देखें हम 0.2 था, 0.4 था, उसमें हमारे पास एक्चुअल एरर भी बढ़ रहा है और हमारे पास एरर बाउंड भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पॉइंट्स टी आई की वैल्यूज आगे बढ़ेंगी, टी आई जो है वो ग्रेटर वैल्यू बनेगी, उस सूरत में हमारे पास जो आइलर मेथड है उसमें एरर जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए आइलर मेथड बहुत अच्छी अप्रॉक्सीमेशन नहीं देगा, स्मॉलर वैल्यू के लिए उसकी अप्रॉक्सीमेशन किसी हद तक बेहतर होगा। और दूसरी सूरत में आप देखें द एरर बाउंड इज कंसिडरेबली लार्जर देन द एक्चुअल एरर। अगेन वही चीज़ है फॉर इंक्रीजिंग टी कि हमारे पास जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ रही है, एक्चुअल एरर और एरर बाउंड के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हमारी ओवरऑल समरी क्या है, हमने अभी तक किया क्या है। सबसे पहले हमने लिप्सिट्स कंडीशन को डिस्कस किया है कि लिप्सिट्स कंडीशन हमें बेसिकली क्या देती है, द बाउंड्स द इट बाउंड्स द डिफरेंस इन y इन f बाय डिफरेंस इन y। मतलब कि हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है उसके डिफरेंस की बाउंड देती है बाय यूजिंग द डिफरेंस इन द वेरिएबल y। सेकेंडली हमने देखा कि हमारे पास वेल पोज प्रॉब्लम क्या होती है। हमने देखा कि हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम स्मॉल पर्टर्बेशन करें इन डाटा और उससे हमारे पास स्मॉल चेंज आए इन सोल्यूशन, इस तरह की प्रॉब्लम को हम बेसिकली वेल पोज्ड प्रॉब्लम कहते हैं। थर्डली हमने देखा कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास वेल पोज है या नहीं। हमने कहा कि डोमेन हमारी वही गिवन है जो हमने सेलेक्ट की थी कि जिसमें हमारे पास जो टी है वो इससे लेकर बी तक हो, जो वाई है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हो, लेकिन दो कंडीशन अगर हमारे पास लग गई उसमें कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो और वो फंक्शन लिप्सिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए, तो उस सूरत में वो जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी वो हमारे पास वेल पोज प्रॉब्लम। थर्डली हमने देखा कि फोर्थ में हमने देखा कि हमारे पास आइलर मेथड क्या था, और आइलर मेथड की जो अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला था वो हमारे पास ये था wi+1 = wh f(ti)+h। और लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास एरर बाउंड का फार्मूला हमारे पास ये होता है। सो दैट्स इट। तो ये अब तक हमने ओवरऑल चीज़ें देखी। हमारे पास एक्सरसाइज है, सेशन है 5.2, इसके क्वेश्चन हैं 1 2 3, ये ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने इसको देख लेना है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमने इसे डिस्कस कर लें। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।